नमस्ते दोस्तों। चलिए आगे कहानी की तरफ बढ़ते हैं। रीमा ने एक सरसरी सी नज़र पुनः उस झोपड़े पर डाली, जो उसे झोपड़ा नहीं, एक प्रेम का महल लग रहा था। लेकिन संकोच की लकीरें उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। कावेरी उसके संकोच को भाप गई और उसने कहा, मेम साहब, आप क्या सोच रही हैं? हम गरीब जरूर हैं, मगर दिल के बहुत अमीर हैं। कुछ मिले ना मिले, लेकिन प्यार, अपनापन आपको ज़रूर मिलेगा यहाँ पे। रीमा कावेरी की इस बात से सकपका गई, जैसे उसकी चोरी पकड़ गई हो। बोली, ना ना काकी, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये आप मुझे मेम साहब क्यों पुकार रही हैं? मैं तो आपकी बेटी जैसी हूँ। आप मुझे बिटिया कहो ना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कावेरी उसके इस प्रेम से मुस्कुरा दी, जैसे रीमा ने कावेरी के मन में एक गहरी छाप छोड़ दी। कई बार छोटे छोटे शब्द, छोटा सा आपका व्यवहार किसी के मन में बहुत बड़ी जगह बना लेता है, जो जगह आप धन से कभी नहीं बना सकते। कावेरी ने कहा, बिटिया, तुम्हें भूख लगी होगी, तुम थोड़ी देर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना पका देती हूँ। वास्तव में रीमा को जोरों की भूख लगी थी और उस झोपड़े का चूल्हा और व्यवस्था देखकर उसकी भूख और तेज हो गई। उसे देखा, वहाँ पे एक पीतल की पतीली रखी थी, जिसमें कावेरी कुछ पकाने की तैयारी कर रही थी। रीमा मंत्रमुग्ध होकर कावेरी के क्रियाकलापों को और उस झोपड़ी की एक एक व्यवस्था को गौर से निहारने लगी। उससे देखा, एक कोने में लकड़ी का ताका लगा है, जिसपे एक छोटा सा आईना, एक कंघा, काजल की डिब्बी, इंगुरदानी, बस यही सामान रखा है। ये उसकी श्रृंगारदानी थी, जो रीमा को बहुत लुभा रही थी। झोपड़ी के दूसरी तरफ एक छोटा सा कमरा दिखाई दिया। शायद वो उनका बेडरूम होगा, वहाँ ये लोग सोते होंगे। रीमा गई और पूरे कमरे को निहार आई। उसका अंदाजा सही था। वहाँ जमीन पे 2 बिस्तर लगे हुए थे। वो उनके सोने का कमरा था। अब सोचने लगी कि अगर मैं यहाँ रुकूंगी तो मैं कहाँ सोऊंगी। खैर, ये कावेरी चाची जाने। मैंने तो रुकने का मन बना लिया है, तो मैं आज रुकूंगी यहाँ पे। कावेरी ने कहा, बिटिया, जब तक खाना तैयार होता है मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ। रीमा ने हाँ में सिर हिला दिया और पतीले पे पानी चढ़ाकर कावेरी चाय बनाने लगी। पीतल के 2 बड़े गिलासों में उसने रीमा को चाय लाकर पकड़ाई और 2 गिलास लेकर वो बाहर चली गई और उसने गणेश और शंकर को चाय का गिलास पकड़ा दिया। रीमा और कावेरी दोनों बातें करने लगी। बहुत सारे सवाल थे रीमा के पास, जो वो कावेरी से पूछना चाहती थी। वो चाहती थी कोसानी के चप्पे चप्पे के बारे में वो जाने, हर फूल के बारे में जाने, हर पेड़ के बारे में जाने, हर झोपड़े के बारे में जाने और हर संकरी गलियों के बारे में जाने। कावेरी और रीमा की संवेदनाओं की नदी लबालब भरी थी, जिसने उस झोपड़ी को महका दिया था। अभी संवेदनाओं का स्तर भर ही रहा था कि शंकर ने अंदर आकर कहा,
रीमा बिटिया, रिजॉर्ट से आपकी गाड़ी आ गई है आपको लेने। सुनकर रीमा फक हो गई। नहीं दादा, मैं नहीं जाऊंगी रिजॉर्ट, मैं तो आज यहीं रुकूंगी। आप मना कर दीजिए कि मैं रिजॉर्ट आज नहीं जाऊंगी। शंकर अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ। उसने कभी नहीं देखा था एक शहर का व्यक्ति, धनी व्यक्ति उसकी झोपड़ी को इतना पसंद करेगा, इतना अपनापन जगा देगा दिल में। शंकर झटपट बाहर गया और उसने ड्राइवर को मना किया और गाड़ी को वापस कर दिया। अब शंकर और गणेश दोनों सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। तो गणेश ने शंकर से कहा, शंकर, तूने आज अपनी दोस्ती का फर्ज अदा कर दिया। तूने जो मेम साहब के लिए किया है वो शायद कोई नहीं कर सकता। शंकर गुस्से से तमतमा उठा, तू निकल जा मेरे घर से। इतनी बात तूने सोची भी कैसे? ये तेरा मेरा झोपड़ा तू कब से कहना शुरू कर दिया है तूने? कहाँ से सीखा है तू ये तेरा मेरा करना? अगर आज के बाद तूने इस तरीके की बातें करी तो तेरी मेरी दोस्ती खत्म। शंकर ने नीचे सर झुका लिया, जैसे वो शर्मिंदा हो अपने शब्दों के लिए। अंदर ही अंदर उसने शंकर से माफी मांगी और रीमा, कावेरी, शंकर सारे लोग बैठ के खिलखिलाने लगे। रीमा को उनकी बातों में इतना आनंद आ रहा था, उसे लग रहा था जैसे उसे कहीं का स्वर्ग मिल गया हो। अभी वो लोग हंसी मजाक कर ही रहे थे कि तभी शंकर के 2 बच्चे जो शायद स्कूल से लौटे थे वापस आए। अपने घर में एक नए मेहमान को देखकर चौंक गए और थोड़ा लज्जा से भी भर उठे। अपनी वेशभूषा को उन्होंने देखा और उनको समझ में आ गया कि ये हमारे गांव का मेहमान नहीं है, कोई बाहर से आई हुई लगती है। वो लोग गौर से रीमा को देखने लगे। कावेरी ने कहा, नमस्ते करो। उन दोनों ने रीमा को नमस्ते करी और रीमा ने दोनों को आगे बढ़ के गले लगा लिया और चारों तरफ एक खुशी का माहौल छा गया।